हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से हाजिर हूं आपके 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर यानी विद्युत क्षेत्र का 7th वीडियो लेकर। दोस्तों, ये वीडियो लेक्चर आपके थ्योरी पोर्शन का लास्ट लेक्चर होने वाला है और इसमें जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन सारे वीडियोज़ को देखिए, ताकि आपको ये वीडियो और पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करी थी। तो हमने ये कहा था कि जब मैं -q और +q मतलब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों को जब कुछ दूरी पे रख देता हूं तो उसे हम कहते हैं द्विध्रुव। और कुछ दूरी क्या होती है, बहुत कम डिस्टेंस होती है ये, ठीक है। और ये 2a क्यों लिया हमने, a भी ले सकते थे, कुछ बुक्स में l ले रखा होता है, लेकिन हमने हमारी कैलकुलेशन की सुविधा के हिसाब से इसको 2a ले लिया ताकि हम इसको a और a में बांट सकें, ठीक है। a/2 और a/2 में ना बांटें, उसकी बजाय हम a और a में बांट सकें, ठीक है। द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम कहते हैं द्विध्रुव का केंद्र, ठीक है। और जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा होती है उसे हम कहते हैं द्विध्रुव का अक्ष। अक्ष के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होती है उसको हम कहते हैं द्विध्रुव का निरक्ष, ठीक है। तो अब हम बोलते हैं कि द्विध्रुव की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, द्विध्रुव की अक्ष पर और फिर द्विध्रुव के निरक्ष पर। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। भाई हमको क्या करना है, सबसे पहले इसके अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो दोस्तों, मैं यहां पे एक द्विध्रुव बनाता हूं, -q +q, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस 2a है। ये हमारा द्विध्रुव का केंद्र हम मान लेते हैं O, ठीक है। -q आवेश को हमने a बिंदु पर रखा हुआ है, +q आवेश को हमने b बिंदु पर रखा हुआ है, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस है 2a। तो मैं क्या करता हूं, इसको 2a को दो भागों में बांट देता हूं, a और यहां से यहां a। अब हमको करना क्या है, इस द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। अक्ष पर मतलब मैं यहां पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है ना। और अक्ष पर इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P है, ठीक है दोस्तों। मतलब द्विध्रुव के केंद्र से अक्ष पर स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस द्विध्रुव की वजह से। तो हम जानते हैं कि हमारे पास अगर कोई Q आवेश होता है, +q आवेश, और उससे r दूरी पर अगर मेरे को विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो मैं कहता हूं वो होता है 1/4πε0 Q/r²। और अगर ये +q आवेश होता है तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होती है, बाहर की तरफ त्रिज्यता, तो r कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये -q आवेश होगा तो यहां पर हो जाएगा -r कैप, लेकिन वैल्यू यही होती है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसी कंसेप्ट का यूज करके यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं, +q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, +q के कारण, और उस +q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको मैं E1 कह देता हूं। तो E1 की वैल्यू कितनी होगी, 1/4πε0 इंटू आवेश का वैल्यू कितना है Q। अब देखो इस Q की यहाँ P पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, ये टोटल कितना है R और ये कितना है A। तो क्या मैं इसको R - A कह सकता हूं। तो दूरी का स्क्वायर मतलब R - A का स्क्वायर, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन देखो क्या होगी, +q है तो इस डायरेक्शन में होगी, E1 वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं
इस डायरेक्शन को हम कहते हैं, याद करो हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है -q से +q की तरफ। मतलब हमारे पास एक p वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन किधर है? -q से +q की तरफ। तो मैं क्या करता हूं, इस E1 को वेक्टर बनाने के लिए इसको मैं p कैप से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या कर देता हूं? p कैप से। देखो इकाई सदिश से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, इकाई सदिश का परिमाण होता है एक। अगर आप उसको किसी भी संख्या से, किसी भी परिमाण से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके परिमाण में कोई फर्क नहीं आना, लेकिन उसको डायरेक्शन जरूर मिल जाएगी। जैसे मान लो अगर आपको x अक्ष की दिशा में कोई मैग्नीट्यूड है तो उसको अगर दिशा देनी है तो आप क्या करोगे? i कैप से मल्टीप्लाई कर दोगे। i कैप की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो उसकी मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन उसको डायरेक्शन मिल जाएगी। तो यहां पर भी हम वही करते हैं। इस डायरेक्शन में इकाई सदिश p वेक्टर था, तो p वेक्टर का जो इकाई सदिश होता है p कैप, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर फिर भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो हम यहां पे ब्रैकेट में लिख देते हैं। देखो o से p की दिशा में वैल्यू क्या हो? o से p दिशा में, तो मैं लिख देता हूं OP दिशा में। मतलब ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, विद्युत क्षेत्र जो है, उसकी डायरेक्शन क्या है? O से P दिशा में, OP दिशा में। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया +q के कारण विद्युत क्षेत्र। अब हम निकालते हैं -q के कारण P पर। तो -q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र। अब -q के कारण कैसे उसको हम E2 बोल देते हैं। मैग्नीट्यूड लिखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q परिमाण है। दूरी कितनी है? देखो यहां से यहां तक की दूरी r है और एक्स्ट्रा दूरी कितनी? a। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? r + a का होल स्क्वायर। देखो ये डिस्टेंस, मतलब मुझे क्या करना है? a और p की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब AP देखना है। तो AP देखने के लिए r डिस्टेंस तो यहां आना पड़ा और a एक्स्ट्रा, तो r + a का होल स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड परिमाण हो गया। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इसकी डायरेक्शन किधर होगी? क्योंकि देखो माइनस आवेश है और -q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अंदर की तरफ होता है, तो ये इधर की तरफ डायरेक्शन होगी। तो मैं यहां बना देता हूं E2 वेक्टर। तो हम क्या कर देते हैं, यहां क्या लिख दूंगा मैं? -p कैप, और यहां ब्रैकेट में लिख देंगे हम। देखो डायरेक्शन कौन सी हो गई? OA दिशा, OA दिशा इस डायरेक्शन में, या फिर यूं कह दो PA दिशा, PA दिशा में। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये E1 और E2 निकाल लिया। अब देखो P पर कुल विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? P पर कुल विद्युत क्षेत्र, तो P पर कुल विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? किसी भी पॉइंट पे जब हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो हम अध्यारोपण के सिद्धांत का यूज करते हैं, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र वाला। अब यहां पर E1 इधर है, E2 इधर है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? सदिश योग। तो मैं क्या बोल दूंगा? E, और जो नेट निकलेगा उसको मैं कह दूंगा E अक्ष। तो E अक्ष कितना हो जाएगा? उनका सदिश योग, E वेक्टर प्लस E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब देखो दोस्तों, सदिश योग करेंगे तो यहां पर हमारे पास आसानी है, क्योंकि देखो दोनों के दोनों, एक इधर है एक इधर है, इस तरीके से है। मतलब अगर मैं कह दूंगा कि 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा हो, 3 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा हो, तो कितना नेट फोर्स लगेगा? तो आप क्या कहोगे? ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दोगे। 5 - 3 कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन। तो इस डायरेक्शन में, तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर भी हम वही करने वाले हैं। अब देखो E1 और E2, तो ज्यादा कौन सा है कैसे पता चलेगा? ठीक है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, इसमें भी है, Q इसमें भी, Q इसमें भी है, सिर्फ नीचे डिस्टेंस का फर्क है। तो देखो नीचे वाली क्वांटिटी जितनी ज्यादा बड़ी होती है, ऊपर वाली क्वांटिटी उतनी ही छोटी होती है। तो मुझे यूं बताओ डिस्टेंस कौन सी ज्यादा है? देखो यहाँ R में से माइनस हो रहा है और यहाँ R में प्लस हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा है, और अगर ये ज्यादा है तो E2 की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो मैं क्या कह दूंगा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो E1 - E2 हो जाएगा। या फिर आप सीधा सीधा देख लो कि अगर यहां पर क्या करोगे, इस माइनस को आगे लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा? E1 - E2, इस पूरी वैल्यू में से ये माइनस हो जाएगी। तो मैं क्या लिख दूंगा? E अक्ष इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R - a का होल स्क्वायर, और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R + a का होल स्क्वायर, और बाहर की तरफ क्या हो जाएगा? P कैप। देखो हमने क्या कर दिया? P कैप को बाहर ले लिया और इस माइनस को अंदर यूज कर लिया यहां पर। ठीक है, तो E अक्ष कितना हो जाएगा?
ई अक्ष, अब देखो यहाँ से जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल दो, क्यू कॉमन आ रहा है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच रहा है, यहाँ बचेगा 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू पी केप। ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि r माइनस ए आर प्लस ए का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपको सबको पता है। ठीक है, अब यहाँ जो एलसीएम लिया था हमने नीचे की तरफ आ गया, तो यहाँ सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो आर माइनस ए स्क्वायर और दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही तो है, तो ऊपर क्या बच जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, पी केप। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो यार क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। ये मैंने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। फिर हम क्या करेंगे, माइनस, देखो दोस्तों यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर देखो ब्रैकेट होता माइनस, ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, ऐसा कुछ होता। लेकिन अगर मैं इस ब्रैकेट को भी हटा दूं साथ साथ में, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा पी केप। अब हम क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको काट दो। देखो प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, बचा क्या, 2ar और 2ar, कितने ar हो गए, 4ar हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं ई अक्ष इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो जाएगा 4ar अपॉन नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा पी केप। देखो दोस्तों, अब एक और काम करते हैं अपन, इस 4ar को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 4ar को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a इंटू 2r, इस तरीके से लिख सकता हूँ। देखो 2a इंटू आर, 4ar हो जाएगा, 2 दूनी 4ar हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखने से क्या फायदा हो जाएगा, यहां मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, P वेक्टर इज इक्वल टू 2aq, P इक्वल टू 2aq। ठीक है, तो यहां पर मैं इस 2a इंटू क्यू की जगह क्या लिख सकता हूं, P लिख सकता हूं। तो हमारा जो ई अक्ष है वो किस तरीके से बन जाएगा, वो इस तरीके से बन जाएगा, ई अक्ष वो हो जाएगा, ये 2a इंटू क्यू का हो जाएगा P, और 2r ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहां पर क्या हो जाएगा, एक और चीज मैं यहां पर ये एज्यूम करता हूं कि जो हमारा r है इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो और बड़ा हो जाएगा a स्क्वायर से। तो हम इस a को क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो ये 0 हो जाएगा, a स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। तो r की घात 2 की घात 2, मतलब r की घात क्या हो जाएगा, 4। तो ई अक्ष क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यह हो जाएगा r टू द पावर 4 इंटू पी केप। एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, इस r से ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच जाएगा r क्यूब। तो हमारा जो ई अक्ष आ जाएगा, ई अक्ष की वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी 2, या फिर इस तरीके से सजा के लिखूंगा मैं, 1/4 पाई। ई अक्ष कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब
इंटू पी कैप। ये हमारा ई अक्ष की वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा के 2kp अपॉन आर क्यूब कह दो, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर हमने आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए क्यों कहा, क्योंकि हमने कहा कि हमारा जो डाइपोल है, देखो डाइपोल मोमेंट में क्या कहता हूं, 2a डिस्टेंस बहुत कम होती है, मतलब इस आर के कंपेरिजन में ये ए बहुत छोटा है। इस डेरिवेशन को आप उतार लीजिए और ढंग से देख लीजिए। दोस्तों अब हमको क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। इसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, इसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो दोस्तों हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं यहां पर फिर से। ये हमारा एक द्विध्रुव है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ए पॉइंट पे माइनस क्यू रखा है, बी पॉइंट पे प्लस क्यू रखा है। ये इसका द्विध्रुव का क्या है, केंद्र है। यहाँ पर ओ, देखो हमने पहले क्या किया था, ओ बिंदु से आर दूरी पर इसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकाला था। अब हम क्या करेंगे, ओ बिंदु से आर दूरी पर इसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी ए थी, स्मॉल है, और ये डिस्टेंस भी कितनी थी, स्मॉल है। ठीक है, यहां पर हमारा कोई, यहां से आर दूरी पर कोई पी पॉइंट है, यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस द्विध्रुव के कारण। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं प्लस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र। अच्छा, अब प्लस क्यू के कारण कितना होगा, उसको हम कह देते हैं E1। E1 की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। परिमाण कितना है, Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस हमको निकालनी पड़ेगी, तो यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये ए डिस्टेंस है और ये आर है। तो आपको यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, और समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, या चाहूँ तो इसकी पावर हाफ भी कर सकता था, क्योंकि एक रूट एक्स जो होता है वो होता है एक्स की पावर हाफ। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस होगी सेम यही डिस्टेंस होगी, याद रखो ये भी आर है, ये भी है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है जिसकी कर्ण सेम ही होगा। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही होगा। तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दूरी का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, इस डिस्टेंस का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो रूट हट जाएगा, तो क्या बनेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डायरेक्शन लिखना चाहूंगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, तो बीपी दिशा में मैं क्या लिख दूं, बीपी दिशा में, बीपी दिशा में हो जाएगा। इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब डायरेक्शन की बात करी तो बीपी दिशा में होगा, क्योंकि देखो धनावेश, ये धनावेश था, धनावेश की वजह से बिंदु से बाहर की ओर होता है, दूर होता है आवेश से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E1 की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा E1 वेक्टर, और यहाँ पे हम लगा देंगे तीर का निशान। ठीक है, तो ये हमारा प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र आ गया। पी बिंदु पर कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डायरेक्शन बीपी दिशा में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। क्यों होगी, क्योंकि प्लस की वजह से बाहर की ओर होती है, किसी भी पॉइंट पर प्लस के कारण बाहर की ओर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये हमारा प्लस क्यू के कारण हो गया। अब हम निकालेंगे माइनस क्यू के कारण। तो माइनस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा भाई, माइनस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, उसको हम कह देंगे E2। E2 की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश का परिमाण कितना है, Q। डिस्टेंस कितनी है, यहाँ की सेम ही है डिस्टेंस, और उसका स्क्वायर सेम ही है, तो मैं क्या लिख दूंगा, यही आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, देखो माइनस क्यू की वजह से जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा आवेश की तरफ होती है, मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पी ए दिशा में। इधर बना देता हूं मैं, ये हमारा हो जाएगा E2, तो मैं बोल दूंगा पी ए दिशा में। इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से अगर आप देखोगे तो आप आराम से देख के बता सकते हो कि E1 और E2 की डायरेक्शन जरूर अलग अलग हैं, लेकिन उनका परिमाण एग्जैक्टली सेम है, 1/4πε0 Q/r² प्लस a², एग्जैक्टली सेम है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि मोड ऑफ E1 इज इक्वल टू मोड ऑफ E2। E1 और E2 का जो परिमाण है वो सेम है, उसको हम कह देते हैं, क्योंकि दोनों का परिमाण सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो उसको हम कह देते हैं E, और उसकी वैल्यू है Q/4πε0 या फिर 1/4πε0 Q/r² प्लस a²। हम अभी यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ परिमाणों की बात कर रहे हैं, तो इनकी वैल्यू सेम है, परिमाण अलग अलग है। तो देखो दोस्तों, अब P पर मेरे को वैल्यू निकालने के लिए, P पर कुल विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको घटकों में वियोजित कर लेते हैं। घटकों में वियोजित करने के लिए मैं बोलता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ थीटा, इसको भी मान लेता हूँ मैं थीटा। ठीक है दोस्तों, और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचूंगा अगर मैं यहाँ पे, तो देखो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, और यहां पर बन रही है जेड की शेप, तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। मतलब ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, थीटा। अब मैं क्या करूंगा, इस E1 को रिजोल्व करूंगा इस साइड में, तो आपको बचपन में, मतलब सॉरी 11th में रिजोल्व करना आता होगा, और अगर रिजोल्व करना नहीं आता है तो आपको 11th के बेसिक्स में जाना पड़ेगा। हम यहाँ पर रिजोल्व करेंगे, वियोजित करेंगे इस E1 को इस थीटा की तरफ। जब रिजोल्व करेंगे तो वो हो जाएगा कोस वाला कंपोनेंट, E1 कोस थीटा। और दूसरी साइड में अगर इधर करेंगे, इस साइड में E1 कोस थीटा और इस साइड में हो जाएगा E1 साइन थीटा। इस P को थोड़ा साइड में लिख देता हूं मैं, यहां लिख देते हैं P पॉइंट। तो ये E1 कोस थीटा हो गया, अब ये इधर आ जाएगा E1 साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, E1 रिजोल्व हो चुका है, अब E2 को रिजोल्व करते हैं। देखो E2 भी थीटा की तरफ जब होगा तो वो हो जाएगा E2 कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा। ठीक है, तो हमने दोनों को कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लिया है। अब ध्यान से एक चीज देखना क्योंकि देखो E1 और E2 दोनों का क्या है, दोनों का परिमाण समान है। देखो तो हम क्या बोलेंगे, दोनों को अगर मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों को अगर मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, और दोनों सदिश राशियां हैं, तो एक राशि इधर एक राशि इधर, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं क्या कह सकता हूं, E cos थीटा और E cos थीटा कितना हो जाएगा, 2E cos थीटा। तो मैं यहां लिख देता हूं E निरक्ष, E निरक्ष कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, या फिर ऐसे कह दूं E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और उनके मैग्नीट्यूड सेम है दोनों के, इसलिए मैं दोनों को हमने क्या लिखा था, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर दोनों के मैग्नीट्यूड को हमने E कहा था, तो हम लिख देंगे E निरक्ष वो हो जाएगा E1 cos थीटा, और तो ये हो जाएगा 2E cos थीटा। तो E निरक्ष कितना हो जाएगा, 2 इंटू E की वैल्यू यहां से लिख दूंगा मैं 1/4πε0 Q/r² प्लस a²। ठीक है, cos थीटा, देखो cos थीटा यहां से देखेंगे हम, यहां मैं हल्का सा छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। ये हमारे पास ट्राइंगल है एक, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको हमने थीटा कहा है, इस डिस्टेंस को हमने a कहा है, इस डिस्टेंस को हमने r कहा है। ये आपको डायग्राम में साफ साफ दिख रहा होगा, दो ट्राइंगल्स हैं, देखो r और a, ये थीटा, इधर r और a, ये थीटा। तो मैं यहाँ पे अगर cos थीटा की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये है हमारा आधार, और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हमको पता है r² प्लस a² की पावर
1/2 है, रूट का मतलब 1/2 होता है, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, आधार मतलब a, कारण मतलब r² प्लस a² की पावर 1/2। तो मैं यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ कोस थीटा की जगह पे a/r² प्लस a² की पावर 1/2। ठीक है, तो हमारा जो ई निरक्ष बनेगा वो क्या बनेगा, देखो यहां पर अपना तीर का निशान लगाना, तो हमको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, और डायरेक्शन क्या है, मैं बोलता हूं कि -q से +q की तरफ डायरेक्शन किसकी होती है, p वेक्टर की। तो ये p वेक्टर है, ये इस डायरेक्शन में है, तो मैं क्या यहां पर -p लिख सकता हूं। देखो ये -p आप तभी लिखना जब आप यहां वेक्टर का निशान लगा रहे हो, अगर आप वेक्टर का निशान नहीं लगा रहे हो तो -p लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि एग्जाम में आप तीर का निशान भी लगाएं और -p भी लिखिए, मतलब डायरेक्शन भी दिखाएं। ठीक है, तो यहां हो जाएगा, ऊपर क्या हो गया देखो 2aq 4πε0, और ये हो जाएगा r² प्लस a² की पावर 1 ये है और 1/2 वो है, मतलब क्या हो जाएगा 3/2, r² प्लस a² की पावर 3/2, और ये हो जाएगा -p। ठीक है, अब देखो साफ साफ आपको ऊपर पता चल रहा है, क्योंकि हमने लिखा था चूंकि p = 2aq, तो मैं इस 2aq की जगह p लिख सकता हूं, तो निरक्ष ई निरक्ष कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4πε0, ऊपर हो जाएगा p, 2aq को मैंने लिख दिया p अपॉन r² प्लस a² की पावर 3/2, और यहां लिख दिया मैंने -p, मतलब डायरेक्शन क्या है, p वेक्टर की ऑपोजिट डायरेक्शन में -p। ठीक है, मैं यहां पर कह देता हूं r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, मतलब हमने जो ये डिस्टेंस ली है r, वो इन दोनों के बीच की है जो a डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो हम इस a को क्या कर देंगे यहां पर नेग्लिजिबल मान लेंगे, मतलब r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, उस केस में तो r² तो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब r की वैल्यू a से बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, तो r² की वैल्यू a² से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, a² को भूल जाएंगे, तो ये हो जाएगा r² की पावर 3/2, r² की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, r³ बच जाएगा नीचे, तो हमारा जो ई निरक्ष बन के आएगा वो कुछ इस तरीके से बन के आएगा 1/4πε0 p/r³, और डायरेक्शन की बात करें तो -p, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर होती है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हमारा ई निरक्ष निकल कर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने ई निरक्ष निकाल लिया, इसको आप उतार लीजिए। तो दोस्तों ई निरक्ष हमने निकाला, ई निरक्ष है 1/4πε0 p/r³ -p, और ई अक्ष की अगर हम बात करें तो ई अक्ष कुछ इस तरीके से आ रहा था, अभी अभी हमने पिछला टॉपिक था देखा था, तो उसमें ई अक्ष कितना आ रहा था 1/4πε0 2p/r³, और वो था p ई वेक्टर। देखो एक तो था p की डायरेक्शन में, एक था -p की डायरेक्शन में। अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड्स की बात करूं, इनकी डायरेक्शन की बात नहीं करूं, तो इनके बीच में रिलेशन निकालना चाहूं तो रिलेशन क्या हो जाएगा, कई बार पूछते हैं वो कि क्या संबंध होता है ई अक्ष और ई निरक्ष में, तो देखो इन दोनों में क्या रिलेशन है, ई अक्ष इज इक्वल टू ये पूरा वैल्यू ई निरक्ष का वैल्यू है, तो क्या मैं 2 को हटा के यहाँ पर ई निरक्ष लिख दूं तो हमको यहाँ से वैल्यू मिलेगी, सिर्फ अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो हमको पता चल जाएगा ई अक्ष इज इक्वल टू 2 × ई ऑफ निरक्ष, मतलब यूं भी कह सकता हूं मैं कि जो ई अक्ष होता है, मतलब अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है द्विध्रुव के कारण, वो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का दुगुना होता है। तो हम पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मेरे पास एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड हो जो कि चेंज नहीं हो रहा हो, देखो एक समान विद्युत क्षेत्र को हम हमेशा समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं, एक समान मतलब चेंज नहीं हो रहा कहीं पे भी, इस तरीके से कुछ, ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें हमने एक द्विध्रुव रखा हुआ है किसी एंगल पर। देखो हमने एक चीज कही थी
ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है। हमने क्या कहा था कि बल रेखाएं पास पास हो तो विद्युत क्षेत्र प्रबल, बल रेखाएं दूर दूर हो तो विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। लेकिन यहाँ पर तो समान डिस्टेंस पे, इसका मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र वेरी नहीं कर रहा, चेंज नहीं कर रहा विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं कर रहा। हमने क्या कर रखा है, एक द्विध्रुव ले रखा है विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर। यहां पर हमने बोला है -q रखा हुआ है और यहां पर हमने रखा हुआ है +q। ये इसको B पॉइंट बोल देते हैं, इसको A पॉइंट बोल देते हैं। और ये जो द्विध्रुव रखा हुआ है वो विद्युत क्षेत्र से हमने थीटा कोण पे रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम एक चीज जानते हैं हम एक चीज जानते हैं कि जब कोई Q आवेश E विद्युत क्षेत्र में रखा हो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है F = QE, लगता है ना। तो यहां पर भी क्या होगा, इस +q के ऊपर फोर्स लगेगा। और हम ये जानते हैं कि अगर ये q प्लस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। और ये क्या हो, क्योंकि यहां पर +q है तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और वो लगेगा F = QE। अगर मैं यहां की बात करूं, ये है हमारा A पॉइंट पे -q आवेश। ठीक है, तो इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा और ये है, इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा, लेकिन -QE। तो ये क्या होगा, विद्युत क्षेत्र इधर है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसके ऊपर लगेगा F = -QE। ठीक है ना। तो दोस्तों अगर मैं इस द्विध्रुव पर टोटल बल की बात करूं, अगर मैं कुल बल की बात करूंगा तो मैं कह दूंगा द्विध्रुव पर कुल बल F नेट कितना हो जाएगा, QE - QE मतलब 0। मतलब क्या हो रहा है, इस द्विध्रुव पर QE इधर लग रहा है और QE इधर लग रहा है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा है 0। मतलब F नेट कितना है, 0। अगर इसके ऊपर, ये द्विध्रुव इस तरीके से रखा हुआ है, अगर इसके ऊपर QE फोर्स इधर लग रहा है और QE फोर्स इधर लग रहा है, तो यहां पर क्या होगा, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 लग रहा है। इसका मतलब ये द्विध्रुव ना तो इधर मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ना ही इधर मूव करेगा। मैं कह सकता हूं कि द्विध्रुव स्थानांतरीय गति नहीं करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, ये एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाएगा। तो विद्युत द्विध्रुव क्या करेगा, स्थानांतरित गति नहीं करेगा। लेकिन देखो दोस्तों क्या हो रहा है, स्थानांतरित गति तो नहीं करेगा, लेकिन एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। देखो अगर इसके ऊपर एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर लगेगा तो ये क्या करेगा, ये दोनों बल क्या करेंगे, इस मार्कर को घुमाने की कोशिश करेंगे, रोटेट करने की टेंडेंसी रखेंगे। तो ये भी क्या करेंगे, इस द्विध्रुव को घुमाने की कोशिश करेंगे और द्विध्रुव आघूर्ण लगाएंगे। तो मैं क्या बल आघूर्ण लगाएंगे, मोमेंट ऑफ द फोर्स लगाएंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं चूंकि दोनों बल संरेख नहीं है, अतः ये द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने का प्रयास करेंगे, मतलब बल आघूर्ण लगाएंगे, तथा बल आघूर्ण आरोपित करेंगे। अब बल आघूर्ण लगाएंगे तो बल आघूर्ण जो होता है उसको हम टॉ से दिखाते हैं। अतः टाउ बराबर होता है, देखो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, बल का परिमाण लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन नहीं, इनटू बलों के बीच लंबवत दूरी।
तो यहां से जो टाउ होगा वो कितना हो जाएगा, बल का परिमाण कितना है Q इंटू ई, और लंबवत दूरी कितनी है, देखो बलों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस बलों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसको मैं फिलहाल के लिए x कह देता हूं, तो मैं यहां क्या कह दूंगा x। चलो इस x की वैल्यू निकालते हैं, सॉरी ये थीटा है, ये x है। अब देखो यहां से a से b की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, हम जानते हैं द्विध्रुव की जो दूरी होती है वो कितनी होती है 2a। तो मैं यहां क्या कर दूंगा, इसको हम लिख देते हैं 2a। अब हम बोल देंगे यहां पर हो जाएगा x अपॉन 2a। देखो x क्या है, थीटा के सामने वाला लंब और बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, तो यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा 2a साइन थीटा। तो हम क्या कर देंगे, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू लिख देंगे क्यू ई इंटू एक्स की जगह लिख देंगे 2a साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 2a इंटू क्यू क्या होता है p, तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा p, 2 इंटू क्यू, क्यू इंटू 2a क्या हो जाएगा p, और ये हो जाएगा e साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ई साइन थीटा। अगर मैं इसको सदिश निरूपण में करूंगा तो टाउ वेक्टर क्या हो जाएगा पी क्रॉस ई, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये आप जानते हो ना, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, या ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो ये सदिश रूप में इस तरीके से हो जाएगा। मतलब मैं ये कह दूंगा कि टाउ एक सदिश राशि है, यहां लिख दूंगा मैं टाउ एक सदिश राशि है जिसकी दिशा p वेक्टर तथा e वेक्टर के तल के लंबवत होती है, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। देखो p वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में p वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ये हो जाएगी p वेक्टर की डायरेक्शन। तो p वेक्टर इधर, e वेक्टर इधर, तो p से e की तरफ करेंगे तो रोटेट जो टाउ होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी इधर। p से e की तरफ अगर करेंगे हम, ये है p से e की तरफ p क्रॉस e करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा p और e के तल के लंबवत हमारा टाउ वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया एक समान विद्युत द्विध्रुव पर, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। हम कुछ केसेस की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारा पी ई साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं मैं, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, आप इसको उतार लेना पहले। तो यहाँ अगर मैं केस फर्स्ट की बात करूं, केस फर्स्ट में लिख दूं कि यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, थीटा 0 डिग्री हो मतलब ये माइनस क्यू इधर रखा हो प्लस क्यू उधर रखा हो, तो टाउ कितना हो जाएगा, टाउ हो जाएगा 0। मतलब ये जो हो जाएगी द्विध्रुव की साम्यावस्था होगी, द्विध्रुव पर कोई भी बल आघूर्ण नहीं लगेगा। क्या होगी द्विध्रुव की, द्विध्रुव क्या होगा साम्यावस्था में होगा, माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर। केस 2 ले लेते हैं, यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो। अगर थीटा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होने का मतलब क्या है, ये देखो ये थीटा 0 डिग्री था, 0 डिग्री होने का मतलब यहाँ माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू, तो हमने क्या कर दिया इसको 180 डिग्री रोटेट करवा दिया, मतलब प्लस क्यू इधर आ गया माइनस क्यू इधर। तो देखो 180 रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो साइन 180 भी कितना होता है 0, तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा 0। तो उस केस में भी हमारा क्या हो जाएगा साम्य अवस्था में होगा, लेकिन इसको हम कहेंगे स्थायी साम्य अवस्था और इसको कहेंगे अस्थायी साम्यावस्था। देखो अस्थायी साम्यावस्था क्यों कहा, देखो हम क्या कह रहे हैं कि ये यहाँ पर अगर माइनस क्यू और प्लस क्यू अगर 0 डिग्री पे रखा हुआ हो, कोई भी द्विध्रुव इस तरीके से रखा हो माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इसके ऊपर कोई फोर्स भी नहीं लगेगा और ना ही इसके ऊपर क्या लगेगा बल आघूर्ण लगेगा। तो ये क्या करेगा हमेशा इसी पोजिशन में रहेगा। अगर मैं इसको थोड़ा हल्का सा रोटेट भी कराऊंगा तो ये वापस इसी पोजिशन में आ जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगी, स्थायी साम्यावस्था होगी, हमेशा इसी साम्यावस्था में रहेगा। लेकिन अगर मैं इस तरीके से रख दूं उसको प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो अभी इसके ऊपर बल आघूर्ण नहीं लग रहा है और बल भी नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये है साम्यावस्था में तो है, लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर मैं इसको हल्का सा भी रोटेट करवा दूंगा तो ये माइनस क्यू इधर आएगा, प्लस क्यू इधर आएगा। ये तब तक रोटेट होता रहेगा जब तक कि ये इस पोजीशन में ना आ जाए, इसलिए हम इसको कहते हैं अस्थायी साम्यावस्था। लास्ट बात कर लेते हैं केस 3 की। केस 3, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब अगर हमारा जो द्विध्रुव हो वो इस तरीके से खड़ा हो, माइनस क्यू इधर हो प्लस क्यू हो, ये इस तरीके से होगा, तो उसके ऊपर जो टाउ होगा वो क्या होगा, टाउ जो लगेगा वो लगेगा पीई, और वो हो जाएगा टाउ मैक्सिमम, अधिकतम बल आघूर्ण लगेगा उस केस में। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपके फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर था। आप इन 7 लेक्चर्स को ढंग से देखिए। अगर आपको कोई तकलीफ आती है, कोई डाउट आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप इनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए।